हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ विशाली टंडन स्वास्थ्य के एजुकेशन से। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं असर्शन रीजन चैप्टर नंबर 6 एवोल्यूशन के। बच्चों, ये चैप्टर बच्चों को ज़्यादातर बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है कि बोरिंग है इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। बट मेरी बात मानिए, ये चैप्टर मानती हूँ थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर इसको एक बार थोड़ा सा भी दिल लगा के अगर आप ये चैप्टर समझ लेते हो तो ये चैप्टर इजी है, मानिए मेरी बात, ठीक है। चलिए, तो आज हम इसके असर्शन रीजन डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज या क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे आते हैं। उसका भी वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आइए हम इसके डिस्कस करते हैं असर्शन रीजन। तो द फर्स्ट वन, जो इसका फर्स्ट रीजन है असर्शन, दैट इज मॉथ्स लिविंग इन द इंडस्ट्रियल एरियाज बिकेम डार्क एंड सर्वाइव्ड। ठीक है, ये तो करेक्ट है। जो मॉथ्स थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो डार्कर कलर के जो मॉथ्स थे वो सर्वाइव कर गए थे, और जो लाइटर वाले मॉथ्स थे वो नहीं सर्वाइव कर पाए थे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ, स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कवर्स द मॉथ्स मेकिंग देम अपीयर डार्क। जो स्मोक था इंडस्ट्री से, ठीक है, वो मॉथ को कवर कर रहा था और उनको डार्क बना रहा था। दिस इज रॉन्ग। जो स्मोक था इंडस्ट्री से वो मॉथ को नहीं कवर कर रहा था बच्चों, उसने कवर किया था ट्री को। उसने किसको कवर किया था? ट्रीज को कवर किया था, जिसकी वजह से जो लाइकेंस थे दे डिड नॉट ग्रो, दे डिड नॉट ग्रो, लाइकेंस नहीं ग्रो कर पाए थे। तो आपका असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग हो गया। तो जब असर्शन राइट होता है, रीजन रॉन्ग होता है बच्चों, तो अब हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं? सी सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या है, सी है। ओके, चलो नेक्स्ट। Hardy-Weinberg principle explains the variations occurring in population and species over number of generations. Hardy-Weinberg वेरिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। नो, हार्डी-वेनबर्ग तो इनफैक्ट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। ही सेज दैट कि जो अलेलिक फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। अलेलिक फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो तो वेरिएशन को एक्सप्लेन ही नहीं करते, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो जब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो दूसरा अपने आप करेक्ट हो जाता है। सो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल व्हेन जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट अकर। दिस इज राइट, क्योंकि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा या जीन माइग्रेशन होगा, म्यूटेशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, तब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं होता है। सो दिस इज राइट। तो हमारा असर्शन रॉन्ग है, रीजन राइट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? डी आएगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, थर्ड वाला। Darwin's finches of Galapagos Islands have different types of beaks modified according to their food habits. जो डार्विन की फिंचेस थी गैलापागोस आइलैंड्स के, उन सबके पास अलग अलग तरह की बीक्स थी, दैट वाज बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स, ठीक है। दैट इज करेक्ट, है ना। डार्विन की जो फिंचेस थी वो कौन से बर्ड्स की थी? स्मॉल ब्लैक बर्ड, स्मॉल ब्लैक बर्ड। और वो कितने डिफरेंट टाइप्स की थी? 14 डिफरेंट टाइप्स की थी। ओके, नेक्स्ट। Adaptive radiation leads to the development of different functional structures from a common ancestral form. जो adaptive radiation है that leads to development of different functional structures, है ना। adaptive radiation से अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे थे, किस में से? फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म्स। सो दिस इज ऑल्सो राइट। जब दोनों स्टेटमेंट राइट होते हैं तो अब हमको दोनों को बिकॉज से जोड़ के देखने की ट्राई करेंगे। Darwin finches of Galapagos Islands have different types of beaks modified according to their food habits because adaptive radiation leads to the development of different functional structures from a common ancestral form. तो बच्चों ये परफेक्ट रीजन बैठ रहा है, तो ये आपका आंसर ए आएगा। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड शोज एनालॉगी। तो बच्चों अब ये एनालॉगी क्या होता है? जहां पे स्ट्रक्चर्स अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सिमिलर फंक्शंस। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है बट सिमिलर फंक्शंस है, ठीक है। अभी जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई है वो इंसेक्ट्स ग्रुप से आती है। सो दैट इज स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, और ये बर्ड्स है, लेकिन दोनों का सेम फंक्शन है। क्या फंक्शन है? फ्लाई, उड़ने में मदद करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, नेक्स्ट। एनालॉगस ऑर्गन्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर डिस्कस करके बताया, तो दिस इज राइट। नाउ विल ट्राई टू कनेक्ट इट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड शोज एनालॉगी। जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है और बर्ड्स है वो एनालॉगी शो करते हैं। व्हाई? बिकॉज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो क्यों एनालॉगी शो करते हैं? क्योंकि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या है? दे आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। नाउ विल सी द फिफ्थ वन। Disruptive selection changes the population to 2 or
more groups. ठीक है, this is more not core. okay, so disruptive selection से 2 या more groups आते हैं. yes, क्योंकि disruptive selection जो है वो peripheral value select करता है. it selects peripheral value. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, टॉल और डॉफ, ये दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा, लेकिन कभी भी वो मीडियम साइज्ड को सिलेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स एवरेज साइज इंडिविजुअल्स. इस तरह का जो सिलेक्शन है वो किसको फेवर करता है? एवरेज साइज इंडिविजुअल्स को फेवर करता है. ठीक है, सो बच्चों ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया आपको कि वो पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है, ना कि मीन वैल्यू सिलेक्ट करता है. तो जब हमारा असर्शन राइट और रीजन रॉन्ग है तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? सी. और करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा. चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ वन. Coelacanth, a fish caught in South Africa in 1938, was believed to be extinct. लोगों ने इसको extinct मान लिया था, and it was also called as glowfinch and was considered to be evolved into the first amphibian. That is correct. ये फर्स्ट फिश के बाद एम्फीबियंस ही आते हैं, तो दैट्स करेक्ट, क्योंकि ये जो फिश थी ना ये लैंड पे वाटर पे दोनों तरफ ऐसे मूव करती थी. ओके, नेक्स्ट. Coelacanth is thought to be the ancestor of modern day snakes. No, this is wrong. स्नेक्स थोड़ी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, किसके हैं? एम्फीबियंस के. तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी आ जाएगा. नाउ लेट्स सी द सेवेंथ वन. ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट द ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन माइट बिकम द फाउंडर. दैट्स करेक्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है वो फाउंडर होगी, है ना? मतलब हो सकती है, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकती है. दैट्स राइट. The change in allele frequency sometimes becomes so different in the new population that it results in the formation of new species. That is right. कभी-कभी allele frequency में change इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक नई species बन जाती है. That's correct. दोनों statement correct हो जाते हैं बच्चों. तो अब इसको reasoning के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि due to genetic drift, the originally drifted population might become founder because the change in the allele frequency sometimes is so different in the population that it results in the formation of new species. तो रीजन परफेक्ट बैठ रहा है ना कि क्यों वो फाउंडर बन सकती है, क्योंकि कभी कभी चेंज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक अलग ही नई स्पीशीज बना लेते हैं. तो आंसर आएगा ए. इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ए आएगा. चलो नेक्स्ट. Among primates, chimpanzees is the closest relative of human, present day human. That's correct. जितने भी प्राइमेट्स हैं उसमें सबसे क्लोज हमारे जो है बच्चों दैट इज चिंपैंजी. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. डीएनए मैचिंग शोज ह्यूमन सिमिलैरिटीज 100% विद द चिंपैंजी. डीएनए मैचिंग क्या शो कर रही है कि हमारी उनके साथ 100% सिमिलैरिटी. दैट्स करेक्ट. अब दोनों को जोड़ने की कोशिश करो. अमॉन्ग प्राइमेट्स द चिंपैंजीज इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमन. दैट्स ट्रू. व्हाई? कैसे पता चला कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है? क्योंकि बिकॉज उनका डीएनए और हमारा डीएनए जो है वो कितना परसेंट मैच कर रहा है? 100% मैच कर रहा है. ठीक है, सो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा. ओके, चलो द नेक्स्ट वन. द अर्लीस्ट सेल्स यूज्ड आरएनए एज देयर हेरिडिटरी मॉलिक्यूल. जो अर्लीस्ट सेल्स है वो आरएनए को यूज कर रहे थे एज अ हेरिडिटरी मॉलिक्यूल. सो दिस इज अगेन करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. डीएनए इवॉल्व हुए थे आरएनए में से, ये भी करेक्ट. हमको पता है पहले पूरा आरएनए इवॉल्व होता था, आरएनए थोड़ा सा अनस्टेबल था इसलिए उसमें से डीएनए इवॉल्व हो गया है. सो दैट इज आल्सो करेक्ट. अब इन दोनों को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. द अर्लीस्ट सेल्स यूज्ड आरएनए एज देयर हेरिडिटरी मॉलिक्यूल बिकॉज डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए. तो लेकिन रीजनिंग तो नहीं बैठ रहा. मतलब पहले के सेल ना आरएनए को यूज करते थे एज ए हेरिडिटरी मटेरियल क्योंकि डीएनए उसमें से इवॉल्व हुआ ना. दोनों फैक्चुअल डेटा है, कोई रीजनिंग नहीं बैठ रही. तो आंसर हमारा क्या आएगा? बी आएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 10th वाले की बच्चों, तो मिलर ने ऑब्जर्व किया था फॉर्मेशन ऑफ सम अमीनो एसिड्स इन हिज apparatus. ठीक है, दैट्स ट्रू. उन्होंने कुछ अमीनो एसिड्स थे उनको देखा था. मिलर ने 4 गैसेस यूज की थी. दैट्स करेक्ट. मीथेन, ऑक्सीजन नो, उन्होंने अमोनिया यूज की थी. हाइड्रोजन यूज किया था, वाटर वेपर यूज किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पर ऑक्सीजन तो यूज नहीं की थी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया तुम्हारा? गलत हो गया. तो हमारा असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है. असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है. तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम बच्चों? सी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे.
कौन सा सिलेक्ट करेंगे? सी ऑप्शन बच्चों हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो बच्चों ये थे आपके इवोल्यूशन चैप्टर के 10 असर्शन एंड रीजंस। इसी तरीके से आप दूसरी बुक्स में से भी असर्शन एंड रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट अस डाउन। कोई भी असर्शन रीजन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में लिखिए, ठीक है? मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।